आज कल परसों 3 दिन का ये कार्यक्रम है, सेशन है, जिसमें मैं 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स को किस तरह से लिखना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए लिखने की, नए पैटर्न के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा। मैंने 2021 के मेंस के समय जो है, हो सकता है किसी ने देखा हो, यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाले थे और काफी उसका फायदा लोगों को मिला था। उन्होंने कई स्टूडेंट मुझे आके बताया था कि आपने जो चीजें बताई उसका हमें फायदा मेंस में मिला था। उस समय 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 11 मार्कर्स चलते थे, तो मैंने जो है तीनों का डिटेल बताया था और यहाँ पर लिख के ही बताया था कि आपको जो है 3 मार्कर्स में कितना कंटेंट लिखना है और कैसे लिखना है, एग्जाम्पल देते हुए, है ना। ऐसा नहीं कि बता दिया और बस हो गया, है ना। क्वेश्चन का आंसर जो है लिख के बताया था कि इस तरीके से आपको उसका आंसर लिखना है, इतना लिखना है। और अलग अलग क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं 2 मार्कर्स में, उनमें किस क्वेश्चन में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी। वही चीज मैं वापस अभी करने वाला हूं, क्योंकि लगातार बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमें कुछ गाइडेंस मिल जाए मेंस एग्जाम के लिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्लान किया है। तो मैं इसमें जो है पहले बताने वाला हूं कि मेंस की तैयारी अभी जो समय है उसमें किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किन पर फोकस करना चाहिए, तो ये पहले बताऊंगा। फिर मैं 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स, 11 मार्कर्स में किस तरह से हमें तैयारी करना है, किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला। मतलब ये 4 हिस्सों में हमारा जो है ये सेशन होगा, है ना। सबसे पहले हम रणनीति जानेंगे कि ओवरऑल रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। ओवरऑल रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। इसके बाद 2 मार्कर्स किस तरह से हमें लिखना है, फिर 7 मार्कर्स में क्या सावधानी बरतनी है और 10 मार्कर्स में हमें किस तरह से लिखना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल रणनीति बता देता हूं कि क्या स्ट्रेटजी या रणनीति जो है आपको मेंस में रखनी है। अभी जो एग्जाम होने वाला है 9 जून से, मेरे ख्याल से ना 9 जून से स्टार्ट है, तो अभी उसके हिसाब से हम देखें तो 2 महीने का समय है आप लोगों के पास। 2 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन 2 महीने आप मान के चले, तो 2 महीने के हिसाब से आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, क्या होनी चाहिए, उसको लेकर के मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि अभी क्या पढ़ना है आप लोगों को, एट प्रेजेंट जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए। यानी 2 महीने का जो आपके पास समय बचा हुआ है, इन 2 महीनों में जो है किस तरह से आप पढ़ें, क्या पढ़ें, तो क्या पढ़ना है, एक दिन में कितने विषय पढ़ना है और उन विषयों को कैसे पढ़ना है। तो ये 3 पॉइंट हम इनका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद नियमित रूप से रिवीजन करने की जरूरत है और प्रतिदिन जो है लिखने की प्रैक्टिस आपको करना है। रिवीजन के साथ साथ सिनॉप्सिस भी बनाते जाना है साथ ही साथ। और तैयारी का जो आधार आपका होना चाहिए, अभी मेंस की तैयारी का आधार वो क्या होना चाहिए, 2024 में जो मेंस हो चुका है, क्योंकि वही पहला मेंस है इस पैटर्न, इस सिलेबस का, तो उसको आधार मान करके आपको जो है तैयारी अपनी करना है। उस तरीके से पेपर को देखते हुए लगातार आपको चलना पड़ेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट अभी पढ़ने की जरूरत है 2 महीने का जो समय बचा हुआ है। तो देखिए, सभी जानते हैं कि नया सिलेबस है, नए सिलेबस में जो नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, नई यूनिट जोड़ी गई हैं, उनको हमें ज्यादा पढ़नी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले से पढ़ रखी हैं तो उनका रिवीजन करें और उनको जो टफ लग रहे हैं सब्जेक्ट उनको पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी जो समय है, अभी क्या हम इत्मीनान से चीजों को कवर कर सकते हैं। एग्जाम के समय प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो प्रेशर में टफ सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा सकते। आपके हिसाब से जो टफ सब्जेक्ट हैं उनको आपको अभी कवर करना है। हर स्टूडेंट के लिए टफ सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं,
है ना। किसी को हिस्ट्री कठिन लगती है, किसी को पॉलिटी कठिन लगती है, किसी को साइंस कठिन लगती है ना। तो आपके हिसाब से आपको जो सब्जेक्ट टफ लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, उनको अभी आपको कवर करना जरूरी है ना। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे इस समय ऐसे विषयों को पढ़ना है जिनको जो है जो आप जो है जिनको तैयार नहीं कर पाए हैं, या जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मतलब लगातार मेंस लिख रहे हैं बच्चे, ज्यादातर वही बच्चे आ रहे हैं जो मेंस लिख रहे हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब एनालिसिस खुद का करना पड़ेगा कि हमारे कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, जिनके कारण हमारा सिलेक्शन रुक रहा है। तो उन सब्जेक्ट्स को आपको पहले उठाना है और उनको जो है कवर करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो नए सिलेबस में दिए गए जो विषय हैं उनको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। नए विषय कौन से हैं उसमें, ये जो विषय है वो नए विषय हैं। सोशियोलॉजी, अब सोशियोलॉजी किसी ने पहले पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो बार पढ़ने से सोशियोलॉजी कवर नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। और पिछले बार का पेपर अगर आप देखें तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जिनको सोच भी नहीं सकता था कोई। पहला पैटर्न, पहला सिलेबस, पहला एग्जाम। नॉर्मली माना जाता है कि पहला जो एग्जाम होता है वो सीधा सीधा होता है, सीधा सिलेबस से उठाकर क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना। मतलब एक तरीके से आयोग ने गुगली फेंक दी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए जिनके बारे में बच्चों को समझ में नहीं आया कि हमें क्या लिखना चाहिए इसमें। उसमें पढ़ा नहीं एक्चुअली। जैसे मैंने जो बुक निकाली थी उसमें तो चीजें दी गई थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी सोशियोलॉजी की बुक, उसमें तो लगभग चीजें थी, लेकिन बच्चे ने पढ़ी इसलिए नहीं क्योंकि उसको ऐसा पता नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे है ना। आप अगर देखें तो पहला क्वेश्चन और पहले पेज की पहली लाइन, जॉन स्टुअर्ट मिल वाला जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन था, और वो सीधे सीधे पहले पेज में ही दिया हुआ है और उसी तरीके से पूछा है जिस तरीके से मैंने बुकलेट में लिखा हुआ है। आप मिला लो, जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग करने का सुझाव दिया, सेम वर्डिंग, और इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, सेम वर्डिंग, आप मिला लो, देखा है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि लिखा सब है लेकिन बच्चे ने पढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि उसको यह था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, इजी आएगा पेपर, लेकिन एकदम टफ आ गया है ना। तो सोशियोलॉजी को अगर पढ़ लिया है किसी ने तो उसका रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा। थिंकर है उसमें, परिभाषाएं हैं, स्टेटमेंट है, उनको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब आप वहां पर लिख पाएंगे। जैसे हर्षकोविच की परिभाषा उसने पूछ ली, हर्षकोविच की परिभाषा आप, अब वहां पर ऑप्शन तो है नहीं, प्री में जैसे ऑप्शन रहते हैं तो वहां तो कोई ऑप्शन नहीं, आपको अगर याद है तो आप लिख पाएंगे, नहीं तो लिख ही नहीं पाएंगे, या आधी अधूरी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए जो है रिवीजन करना पड़ेगा सब्जेक्ट का, नए जो सब्जेक्ट है, क्योंकि एक दो बार पढ़ने से वो आपको कवर नहीं होंगे। तो सोशियोलॉजी आपको कवर करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का भी पेपर अच्छा स्टैंडर्ड पिछले बार आया है, उसने सीधे सीधे डेटा पूछे हैं। नई जो आर्थिक समीक्षा है उससे डेटा सीधे पूछ रहा है, प्री में पूछ रहा है, मेंस में पूछ रहा है, तो आपको डेटा बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, रिवीजन बार बार करेंगे तब आप वहां पर लिख पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आपको पता है तो आप लिख पाएंगे, नहीं तो वहां पर अगर आपने सही ढंग से रिवाइज नहीं किया है तो आधी चीजें भूल ही जाता है। तो बार बार इन चीजों का रिवाइज करेंगे, सिनॉप्सिस के माध्यम से होगा, हम आगे सिनॉप्सिस के बारे में बात करेंगे। उद्यमता प्रबंध, ये भी टॉपिक नया है, तो इसको भी जो है आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो इसको अभी से आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का प्रशासन, ये भी नया है, इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। राज सचिवालय है, मुख्य सचिव है ना, मुख्य आयुक्त है, सचिव वगैरह, बहुत सारे ऐसे प्रशासन संबंधी टॉपिक दिए गए हैं जो प्योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टॉपिक है। हम लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ते थे तो वहां से क्वेश्चन बहुत टफ आते थे। अब खैर अभी तो पिछले बार तो इतना टफ नहीं आया, लेकिन टफ आ सकते हैं सचिवालय, राज सचिवालय का क्वेश्चन, है ना। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है।
क्या मध्य प्रदेश का प्रशासन अभी आने वाला है? हाँ, पॉलिटी वो तो पुरानी है, अभी ये तो नया आ गया ना, तो इसको अभी मैं करने वाला हूँ। हालांकि तैयार तो हो गया है, अभी अपडेशन का काम चल रहा है, तो इसका अभी आ जाएगा पूरा डेटा। पूरी ही आएगी, अभी देखते हैं उसका क्या करना है, देख रहे हैं उसका, अभी आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, उसका काम चल रहा है। जैसे इकोनॉमी का अपडेशन काम चल रहा है और इसका काम चल रहा है। और बाकी सोशियोलॉजी का नया जो संस्करण है आज ही आया है, अपडेटेड संस्करण जो है फर्स्ट पार्ट का, आज ही उसको हमने प्रिंट करवाया, तो आज आ गया है। इसके अलावा मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाला जो वाली यूनिट है, उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से अभी कवर करना पड़ेगा। जिसका वीक है ये पोर्शन, उसको तो खैर पढ़ना ही है, जिसका वीक नहीं है ठीक है, उसको भी प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगी, नहीं तो वहां पर उस समय अगर आपने प्रैक्टिस की और आपसे नहीं बनी तो प्रेशर में आ जाएंगे। इसलिए जो है ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको पहले से आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। अगर आपको आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो करना ही है, आ रहा है तो भी आपको पहले से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत प्लस चीजें हैं। मतलब आपने अगर अच्छे से इनको कर लिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलना है, फुल में फुल मार्क्स वाले हैं ये। और पिछली बार स्टैटिस्टिक्स से जो है मतलब एकदम सीधा सीधा नहीं पूछा है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं पिछली बार। हाँ, एक दिन में कितने विषय पढ़ना है? तो एक दिन में आपको जो है अपनी क्षमता के हिसाब से रहता है। कई बच्चे तो एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो भी आप उतनी पढ़ पाएंगे, 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो भी समय आपके पास वही है। तो आपको अगर समय का यूटिलाइज करना है तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। मतलब 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट भी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आधा घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा फिर दूसरा उठा लिया, उससे कुछ नहीं होगा। कम से कम 2 से 2.5 घंटे जो है एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब कुछ हासिल हो पाएगा। आप सोच रहे हैं कि हम एक दिन में 10 सब्जेक्ट पढ़ लें, 10 सब्जेक्ट में आधा घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। कम से कम 2 से 2.5 घंटे तो आपको एक सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा, 1 यूनिट को देना ही पड़ेगा, तब कुछ आपको उसमें कवर हो पाएगा, है ना। तो 4 सब्जेक्ट मान लीजिए आप उठा रहे हैं, तो 4 सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट आप उठा लो नए और 1 आध सब्जेक्ट परंपरागत उठा लो, तो उससे क्या होगा कि रिवीजन उसका आप करते रहेंगे ना। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं कि जो पुरानी है, पढ़ी हुई है, कई बार आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, तो उनको भी जो है साथ में लेके चलेंगे तो रिवीजन भी अच्छा आपका चलता रहेगा, है ना। तो 4 विषय जो है उसमें नए विषय उठाएंगे और एक कोई परंपरागत विषय जो पहले से सिलेबस में बना हुआ है। और एक दिन में 2 से 2.5 घंटे जो है आपको स्टडी करना पड़ेगी एक विषय की। एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। पहले टाइम देखो क्या होता है, पहले एक छोटा लक्ष्य होता है और फिर एक बड़ा लक्ष्य होता है। पहले छोटा लक्ष्य मतलब एक दिन का लक्ष्य होता है, एक दिन से फिर एक हफ्ते का, एक हफ्ते से फिर 2 महीने का, ऐसा। एक दिन का आप देखना भाई, एक दिन में हमें इतना कवर करना है, इतने सब्जेक्ट इतने पढ़ना है, तो एक एक दिन का किसी लक्ष्य डिसाइड होगा। फिर एक हफ्ते का लक्ष्य हम डिसाइड कर लेंगे, एक हफ्ते के बाद फिर 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, फिर 2 महीने। तो 2 महीने का एक बड़ा लक्ष्य हो जाएगा कि 2 महीने में हमें जो है पूरा सिलेबस कवर करना है। तो उन 2 महीनों में पूरा सिलेबस कवर करने के लिए हमें एक दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा, फिर एक हफ्ते में कितना कवर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है आपको पहले से डिसाइड करके रखनी पड़ेगी। 4 सब्जेक्ट आपने उठाए हैं, चारों सब्जेक्ट जब आपके कवर हो जाते हैं तो दूसरे 4 सब्जेक्ट हम उठा लेते हैं, उनको फिर लेकर चलते हैं साथ साथ, है ना। फिर वो कवर हो जाते हैं, फिर अगले सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है ये तैयारी करना है। ये जैसे मैंने लिखा है कि 6 दिन इनको आप पढ़ें, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन इनको पढ़ें 4 सब्जेक्ट, और एक दिन संडे का दिन जो है वो हिंदी के लिए और निबंध के लिए हम उसको रख सकते हैं, रिजर्व, एक दिन रिजर्व रखें। और उसी दिन जो है कुछ और सब्जेक्ट रिवीजन के लिए हम कर सकते हैं, समय दे सकते हैं। ये परंपरागत सब्जेक्ट है उनका रिवीजन भी हम संडे को कर सकते हैं। तो संडे का जो दिन है हमारा हिंदी के लिए है,
और निबंध के लिए। हिंदी निबंध साथ में लेके चलने से क्या होता है, मार्किंग अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहता है। नहीं तो आपने हिंदी निबंध पता चला कि 15 दिन के लिए रखें कि भाई 15 दिन हम पढ़ेंगे, तो हो तो जाएंगे लेकिन मार्किंग अच्छी नहीं हो पाएगी। हिंदी निबंध में अच्छी मार्किंग लाने के लिए आपको रेगुलर उनको समय देना पड़ेगा। और निबंध में क्या है कि लिख करके देखना पड़ेगा। आपने कहीं से कोई मैटर लिया और उसको ऐसे पढ़ लिया तो नहीं हो पाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप जो है उसको 2-3 सोर्स से उसको तैयार कर लो, लिख लो उसको। परंपरागत जो निबंध हैं उनके टॉपिक आपको दिए गए हैं सिलेबस में, उन टॉपिक को छांट के कौन कौन से टॉपिक आने की संभावना है इस बार, वो टॉपिक आप छांट लो और उनके निबंध लिख लो। सोर्स से, अलग अलग सोर्स से, नेट से देख करके। कुछ और सोर्सेस हैं, मार्केट में निबंध की बुक्स बहुत ज्यादा आज चल रही हैं, आ रही है। जैसे अब परीक्षा मंथन की बुक आती है, हालांकि बहुत मोटी रहती है लेकिन उससे कुछ चीजें हम निकाल सकते हैं। निबंध मंजूषा करके आती है। इसके अलावा एक सबसे अच्छा तरीका जो बता रहा हूं, मैंने एक निबंध का वीडियो भी अपलोड किया था बहुत पहले, 2021 की बात है मेरे ख्याल से। निबंध कैसे लिखना है उसका मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था। 6 प्रकार से निबंध लिख सकते हैं, वो तरीके मैंने बताए थे कि कैसे हम निबंध को स्टार्ट कर सकते हैं। निबंध को स्टार्ट करने के 6 तरीके मैंने बताए थे और कुछ एग्जाम्पल देकर के बताया। तो 2021 में मैंने जब ये वीडियो अपलोड किया था तो उसमें जो उदाहरण दिए थे, उन उदाहरण से कुछ निबंध आ गए थे। वहां एग्जाम में निबंध वहां से आए थे, उदाहरण देकर के मैंने समझाया था, एक्सप्लेन किया था निबंध को, तो वो वहां से उदाहरण पूछ लिए गए, मतलब वो निबंध के टॉपिक आ गए एग्जाम में। ठीक है, तो वो अगर आपको मिले वीडियो, बहुत पुराना होगा वो, तो उसको देख लेना, तो उससे आपको निबंध लिखने का तरीका पता चल जाएगा, उससे काफी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने उसमें बताया था कि दर्पण की जो प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली आती है, तो उससे जो है आप निबंध के टॉपिक निकाल सकते हैं। मंथली जो है प्रतियोगिता दर्पण आती है, ये जो ईयरली नहीं, ईयरली में तो खैर वो पूरा करंट अफेयर्स ही दिया रहता है। जो मंथली आती है उसमें 3 से 4 टॉपिक जो है निबंध के दिए रहते हैं। अगर आप 1 साल के निबंध की टॉपिक उससे देख लेंगे तो मैं समझता हूं कि 1-2 टॉपिक तो आपको आ ही जाएंगे करंट अफेयर्स, मतलब लगभग वो गारंटी रहती है कि वहां से निबंध आ जाता है एग्जाम। हर बार मैंने देखा अच्छे निबंध दिए रहते हैं और उनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी रहती है प्रतियोगिता दर्पण में जो निबंध आते हैं, है ना। और कुछ बेसिक चीजें भी वहां से कवर हो जाती हैं, कुछ बेसिक निबंध भी रहते हैं, तो आपके जो बेसिक टॉपिक हैं वो भी कवर हो जाते हैं। बाकी करंट अफेयर्स का तो निबंध वहां से लगभग पक्का आते ही है। ठीक है, तो इस तरीके से निबंध आप हर संडे जो है आप 2-3 निबंध लिखेंगे तो उस समय तक जो है बहुत सारे निबंध आपके तैयार हो जाएंगे, है ना। और लिख करके आपने तैयार कर लिया है, रिवीजन कर लेंगे तो वो लगभग आप छाप के आ जाएंगे और उससे आपको मार्किंग अच्छी हो जाएगी निबंध में, है ना। तो निबंध और हिंदी जो है इसमें अगर अच्छी कमांड आपकी रहती है, अच्छा आप करके आते हैं तो मार्किंग अच्छी हो जाती है। मतलब ये ऐसा है कि कम मेहनत में, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट वाली बात। इसमें हमें मेहनत नहीं करना है, कम करना है, लेकिन आउटपुट हमारा ज्यादा है। थोड़ी सी मेहनत में आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कैसे पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, तो वो मैंने बताया है कि किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले पिछले वर्ष जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स के पेपर आपको देखना है। सबसे पहले हमने टॉपिक उठाया, उस टॉपिक से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं पुराने एग्जाम्स में, उनको आपको पहले देखना है। चाहे तो उनको अलग से लिख भी सकते हैं। जैसे आपने टॉपिक मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता उठाया, तो हड़प्पा सभ्यता में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं उनको आप एक जगह नोट कर लो, है ना। पहले नोट 3 मार्कर्स, पहले 3 मार्कर्स आते हैं, 3 मार्कर्स है, 5 या 6 मार्कर्स है, 11 या 15 मार्कर्स, ये पूरे पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद स्टडी स्टार्ट करो, है ना। आप बिना इसके अगर पढ़ेंगे तो एक तरीके से अंधी दौड़ है ना, आंख बंद करके जो है आप भाग रहे हैं, है ना, तो सही डायरेक्शन में आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको पेपर देखना है, उन पेपर्स के हिसाब से जो है आगे बढ़ना है।
फिर इसके बाद संभावित, उस टॉपिक से संभावित जो 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स, 10 मार्कर्स बन सकते हैं वो आप देख लो। फिर उसके हिसाब से आपको पढ़ना। पहले क्या करें, उस टॉपिक को पूरा पढ़ लें। पहले आपने क्वेश्चन देख लिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, फिर उसके एक बार पूरा पढ़ लें। फिर इसके बाद कैसे कैसे 2 मार्कर्स में आ सकते हैं, कैसे उसमें 7 मार्कर्स में बन सकते हैं, फिर कैसे 11 मार्कर्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके हिसाब से फिर आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, उस टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको छांट लें अलग अलग टॉपिक वाइज। छांटने के बाद क्या करना है, उनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 10 मार्क्स में जो है मार्किंग अगर अच्छी हो जाती है, 2 मार्कर्स और 10 मार्कर्स, इनमें अगर मार्क्स आपके अच्छे आ जाते हैं तो मार्किंग मेंस में अच्छी होती है और सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो 10 मार्कर्स जो है सारे छांट करके हम उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अच्छे से तैयार कर लेंगे मतलब यह है, उसकी जो नेचर है, प्रश्न का जो, प्रश्न की प्रकृति, उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या हो सकता है। उसमें मैप बन सकता है, पाई चार्ट बन सकता है, चार्ट बन सकता है, ग्राफ बन सकता है, कोई डायग्राम बन सकता है, जो भी टेबल बन सकती है, जो भी उसमें आ सकती है। क्योंकि हर टॉपिक में, हर प्रश्न में हम ग्राफ नहीं बना सकते, हर प्रश्न में हम मैप नहीं बना सकते, हर प्रश्न में हम पाई चार्ट नहीं बना सकते, हर प्रश्न में हम टेबल नहीं बना सकते। ये प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से डिसाइड होता है कि इसमें क्या आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा जरूर, और वो आपको डिसाइड करना है क्या आएगा उसमें, है ना। मैंने, आपने मेरी बुक पढ़ी होंगी तो हर में कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम किया है। जो भी बुक मैंने निकाली है उन सभी में कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क है। डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन किया है, किसी में टेबल तो बहुत कॉमन चीज है, ग्राफ बने हैं, है ना, पाई चार्ट बने हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो वो आपको समझना है कि इसमें क्या आ सकता है, क्योंकि उसके बिना 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें मार्किंग नहीं होती है। आपने फ्लैट आंसर लिखा है, सीधा सीधा आंसर लिखा है, तो आपको सीधे सीधे मार्क्स मिले। क्योंकि आजकल जो है क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, हर क्षेत्र में क्रिएटिविटी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, बच्चा क्रिएटिव कर रहा है ना। 4-5 कॉपी ऐसी आई जिसमें अच्छा लिखा हुआ है और कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क किया हुआ है। आपकी कॉपी उसमें आती है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो आपको सीधे सीधे कम मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत कम मिलेंगे। 4-5 कॉपी ऐसी है जिसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है, आपकी कॉपी ऐसी आई जिसमें आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो आपको उनसे मतलब 4-5 नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। इस 10 में से उनको मिल रहे हैं 5 नंबर, आपको 8 नंबर मिल सकते हैं, तो कम से कम 3-4 नंबर का अंतर आ जाएगा 10 मार्क्स के आंसर में। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क तो करना है, वो आपको सोचना है कि इसमें क्या आएगा। तो अभी से जो है हम अगर सोच लेंगे, आपने सोचा कि यार वही हम देखेंगे जो भी होगा, अभी तो ठीक है, अभी नहीं करना है, एग्जाम में ही देखेंगे, तो उस समय नहीं हो पाता है। उस समय इतना प्रेशर रहता है कि आपको रहता है कि भाई कैसे हम पेपर कंप्लीट करना है, जैसे भी हो, ठीक है। तो अभी से अगर सोच के रख लेंगे भाई ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ये चीज डालनी है, इस तरह का डायग्राम बनाना है, इस तरह का पाई चार्ट, एक ग्राफ बनाना है ना। तो अभी से अगर सोच लिया, आपने बना के रख लिया, उसका रिवीजन सही ढंग से कर लिया, तो आप वहां पर लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा ये मैंने बताया है कि उसमें करंट से अपडेट करना पड़ता है, करंट की एग्जाम्पल आपको डालने होते हैं, है ना। करंट से संबंधित जो एग्जाम्पल है अगर उसमें डालते हैं तो आपको कुछ ना कुछ निश्चित रूप से अतिरिक्त मार्क्स मिलते हैं, है ना। करंट के चीजें डालने के लिए जरूरी क्या है, आप करंट से जुड़े रहें, है ना। आप देखें कि हर दिन पेपर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आती है जो आपके सिलेबस से जुड़ी हुई है। मैं रोज पेपर पढ़ता हूं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मिलता है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो आज पेपर में आया है इसको हमें कहां अपने सिलेबस में ऐड करना है, किस टॉपिक में हमें उसको ऐड करना है, ये आपको अभी से सोचना पड़ेगा। तो पेपर की स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आपको क्रिएटिव वर्क करना है, अपने आंसर को बेहतर बनाना है,
उसको करंट से अपडेट करना है, करंट के एग्जाम्पल देना है, तो आपको पेपर की स्टडी करना पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ उसमें जो है नोट भी करना पड़ेगा, है ना। आप क्या करें कि तुरंत जैसे आपने पेपर पढ़ा, आपको लगे यार ये हमारे काम का इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, तो तुरंत उस टॉपिक में उसको ऐड कर दो। अगर आपने सोचा कि अरे ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो बाद में फिर वो बाद में हो जाता है, फिर नहीं हो पाता, है ना। आलस कर जाते हैं ना, अरे अब बैठे कौन उठे, कौन नोट्स निकाले, कौन उसमें लिखे, ऐसा हो जाता है। तो आपको जो है स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना है कि तुरंत जो है उठो, नोट्स निकालो, वो टॉपिक निकालो और वहीं पर उसको ऐड करो, बस। तो आप देखो फिर आपका आंसर कितना अच्छा हो जाता है, क्योंकि अपडेट करना बहुत जरूरी है, अपडेट होना बहुत जरूरी है मेंस में, है ना। अगर आप अपडेट नहीं है, अपने आंसर को अपडेट नहीं करते हैं, तो मार्किंग बहुत कम होगी, क्योंकि लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, लोग इस डायरेक्शन में अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी में है, तो यूपीएससी में तो खैर वही चीज चलती है, पूरा पेपर ही करंट बेस्ड आता है, क्वेश्चन ही वैसा देते हैं कि आपको तो बताना ही पड़ेगा, आप नहीं बता रहे हैं तो आपको नंबर ही नहीं मिलेगा। अब यहां पर भी ये चीज चल रही है ना। तो एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा मैंने इसमें लिखा है, आजकल जो है क्वेश्चन एनालिटिकल आ रहे हैं। जैसे अब मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन को समझाएं। अब आप सोचो, ये क्वेश्चन पिछली बार का 2024 का क्वेश्चन, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, समझाइए। ये पहले बता रहा हूं मैं आपको, ये पहले 3 मार्क्स में आया क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन, और अभी ये लॉन्ग में आ गया इस बार। अभी इस बार सोशियोलॉजी का क्वेश्चन आया था, हालांकि वो किसी से नहीं बना होगा। जितने भी बच्चों ने मेंस लिखा है 2024 का, उन सभी को मेरा चैलेंज है, इस क्वेश्चन में कोई कर नहीं पाया होगा, और जो पढ़ाने वाले वो भी नहीं बता पाए होंगे। उसमें आया था कि सांस्कृतिक तत्व विभाजित हो सकता है, लेकिन उसका विभाजन अर्थहीन रहता है, इस कथन को समझा। इस क्वेश्चन को किसी ने नहीं कर पाया होगा, ये मेरा दावा है। सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है ये, और पढ़ाने वाले भी नहीं बता पाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। हालांकि उसके और में परिवार का क्वेश्चन था, तो वही किया होगा लोगों ने, तब इसको देख ही नहीं होगा क्यों करेंगे जब वो परिवार का क्वेश्चन सीधा सीधा, हालांकि वो भी थोड़ा सा टेढ़ा था, परिवार की समाजीकरण में भूमिका करके पूछी गई थी, तो वो भी थोड़ा सा था घुमा के, लेकिन इससे इजी था, तो वो किया होगा बच्चे ने, इसको हाथ ही नहीं लगाया होगा। और अगर प्रयास भी करते तो नहीं कर पाते, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। संस्कृति के अंदर का क्वेश्चन था, संस्कृति के जो कंपोजिशन होता है, संगठक होता है, संस्कृति का कंपोजिशन ऑफ कल्चर, इससे क्वेश्चन था ये, है ना। संस्कृति का पूरा जो कंपोजिशन है वो उसमें बताना था कि संस्कृति जो है, जैसे हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से बना होता है, एक पदार्थ मूल कणों से बना होता है, वैसी संस्कृति सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनी होती है। सांस्कृतिक तत्व जो है मिलकर के सांस्कृतिक संकुल बनाते हैं, सांस्कृतिक संकुल मिलकर के जो है सांस्कृतिक प्रतिमान बनाते हैं, पैटर्न, और सांस्कृतिक प्रतिमान मिलकर के संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो सांस्कृतिक तत्व जैसे पेन, ये सांस्कृतिक तत्व है, इसको हम तोड़ देंगे तो टूट तो जाएगा, लेकिन इसका टूटना कोई मतलब ही नहीं, अर्थहीन है, इससे क्या निकलेगा, तोड़ दिया खत्म हो गया। तो ये एग्जाम्पल देते हुए बताना था, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था वो, पूरा उसका वो डायग्राम बनता है, इसमें हम संस्कृत सबसे अंदर रखते हैं, फिर उसके ऊपर सांस्कृतिक संकुल आते हैं, सांस्कृतिक पैटर्न आते हैं, फिर संस्कृति आती है, इस तरह से एग्जाम्पल दे दे के उसको बताना। पर बहुत टफ था ये, एकदम इजी नहीं है ये, मतलब ये सामान्य क्वेश्चन नहीं है, असामान्य क्वेश्चन है, इसको करना बहुत मुश्किल है। मतलब जिसको नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है संस्कृति का, वही कर सकता है। ये सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते थे, सब्जेक्ट का क्वेश्चन है ये, जनरल स्टडी के हिसाब से उसने पूछा, लेकिन सब्जेक्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो
ये एनालिटिकल जो जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस तरह की भी सोच हमें डेवलप करनी पड़ेगी। मेंस क्वालिफाई करने के लिए इस तरह की सोच डेवलप करना पड़ेगी कि मान लीजिए एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको डील कर पाए, हम उसको सॉल्व कर पाए, इस तरह से। इसके बाद रिवीजन बहुत जरूरी। देखिए, मेंस क्वालिफाई करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें मेंस क्वालिफाई करना है तो 3 चीजें बहुत मस्ट है। 3 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज है, हमारे पास कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। स्टडी मटेरियल जो है एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आपके पास वो कंटेंट ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आप खूब अच्छा लिख रहे हैं, अपने हिसाब से लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन मार्क्स ही नहीं मिल रहा है उस कंटेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल, परीक्षा उपयोगी जो है अध्ययन सामग्री आपके पास होना चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज ये है, नियमित रिवीजन जरूरी है। रेगुलर जो है उसको हम रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज है रेगुलर प्रैक्टिस, है ना? आप खूब पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल भी अच्छा है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? तो 3 चीजें मैंने बताई हैं। एक तो कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में जो मार्क्स दिला पाए आपको। दूसरी चीज मैंने बताई है क्या? नियमित रूप से आपको रिवीजन करना है ना? रिवाइज चीजों को करना है जो आपके पास कंटेंट है। और तीसरी चीज है, रिवीजन के साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिस भी करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, जिसका अभी आगे जिक्र मैं करूंगा, है ना? रिवीजन कैसे करना है? जैसे हम आज जो चीज हम पढ़ रहे हैं या हमने पढ़ ली, कल उसको रिवाइज करें। मतलब कल हम उसके आगे बढ़ने से पहले पूरा रिवाइज करें, फिर आगे बढ़ें, है ना? जैसे सीरियल में होता है ना, रिकैप होता है, सीरियल में दिखाते हैं ना, अब तक मतलब पुराना जो बता चुके हैं वो दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रिकैप। तो यहाँ पे भी रिकैप होता है। आप जो पढ़ चुके हैं, कल आपने जो चीज पढ़ी थी, आज आगे बढ़ने से पहले उसको रिवाइज कर ले। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छा कमांड आता जाएगा। इसके अलावा इसके साथ साथ कुछ और भी अलग से कर ले, उसका भी रिवीजन करते रहें। संडे को मैंने जैसे बताया है कि संडे को जो है 6 दिन में जो आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज कर लें। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज रच बस जाएंगी, है ना? मतलब पर डे रिवीजन करना है, कुछ एक्स्ट्रा एक टॉपिक उठा लें, एक सब्जेक्ट उठा लें, उसका रिवीजन करना है, परंपरागत जो सब्जेक्ट है, प्लस संडे टू संडे जो है आपने जितना भी 6 दिन पढ़ा है उसका भी रिवीजन आपको करना है। तो इस तरीके से अगर रिवाइज आप करते चलेंगे तो आपको मैं कोई चीज भूलेगी नहीं, आपके दिमाग में बस जाएगी। क्योंकि जो चीज आपके दिमाग में रची बसी है उसी को आप प्रॉपर तरीके से वहां पर लिख पाएंगे। 1-2 बार की पढ़ी हुई चीज वहां पर नहीं लिख पाते, फिर रटी हुई चीज तो लिख ही नहीं पाते हैं। आपने कोई चीज रटने का प्रयास किया, आप भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन करें, चीजों को समझें, एकदम आंख बंद करके रटना नहीं, है ना? समझते हुए आपको रिवीजन करना, समझ विकसित करना है। मेंस में समझ विकसित अगर आपने कर ली है तो आपको वहां पर लिखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आपने अगर चीजों को रट लिया है तो आधी अधूरी चीजें आप लिख पाएंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ विकसित हो जाएगी तो क्या है, कुछ चीजें भूल गए हैं तो अपने तरीके से भी उसको लिख सकते हैं, अपने हिसाब से वहां पर लिख करके चीजों को आ जाए, है ना? तो रिवीजन समझते हुए करें, समझ विकसित करें, एकदम रटे नहीं। बार बार रिवीजन करने से क्या होता है कि आंसर जो है हमारा, हाँ हाँ ठीक है। नहीं, टेस्ट सीरीज के हिसाब से, जो टेस्ट सीरीज जैसे चल रहा है उसके हिसाब से फिर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेंगे ना।
जो 4 सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लो, जो सीरीज में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, वो मैनेज करना पड़ेगा, मतलब उसको तो ज्यादा फिर पढ़ना पड़ेगा। नहीं, फिर उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सीरीज के हिसाब से आपको फिर चलना जरूरी है, क्योंकि सीरीज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं और उसको पढ़ नहीं रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। फिर फ्रस्ट्रेशन आता है कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर उस चीज को ज्यादा लेके चलना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो एक बार बार रिवीजन करने से क्या होता है कि हमें चीजें दिमाग में रहती हैं और हम उनको प्रॉपर तरीके से लिख पाते हैं, लिखने में हमें आसानी होती है। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे यही प्रश्न करता हूं कि क्या आपने पर डे लिखा है? ये प्रश्न करता हूं, क्या आप 4 बार मेंस दे चुके हैं, 5 बार मेंस दे चुके हैं, क्या आपने जो है रोज लिखा है? बोले सर नहीं लिखा है। और लिखा है तो कैसे लिखा है, उस पर भी वो भी एक इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिखा है। लिखने का भी तरीका होता है ना। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के लिख लिया, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को लिखना जरूरी है। 1.5 घंटे का पूरा एक पेपर आपको सेट करना है, या सेट नहीं कर रहे हैं तो कोई पेपर उठा लो, रेडीमेड पेपर उठा लो, अच्छा पेपर, उसको सॉल्व करना है। मतलब 1.5 घंटे कैसे भी आपको बिना देखे लिखना है और टाइम सेट करके लिखना है ना। टाइम सेट कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 1.5 घंटे लिखना है। अभी 1.5 घंटे, फिर एग्जाम के नजदीक जब टाइम हो तो उस समय जो है 3-3 घंटे के आपको पेपर सॉल्व करना। लेकिन लिखना स्ट्रिक्टली है। क्या होता है कि जैसे अब 2-3 दिन हमने लिखा और बाद में फिर धीरे धीरे जो है गैप होने लगा, बोले यार चलो कल लिख लेंगे, अरे अब ठीक है एक दिन नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परसों लिख लेंगे, फिर नरसों, ऐसा चलता रहता। लेकिन मैं कहता हूं कि स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो। आप लिखो, रोज लिखो। आप अगर 20 दिन ऐसा कर लेंगे तो आपको फिर लगने लगेगा कि नहीं अब तो मुझे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करने से कितने फायदे हैं आप सोचो। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड मेंटेन रहती है, स्पीड बढ़ती है, राइटिंग आपकी सुधरती है, मेमोरी पावर बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं क्योंकि आप लिख चुके हैं। जिस चीज को आपने लिख लिया है वही आपको अगर एग्जाम में आ गया तो आप सोचो, आप छाप देंगे उसको, है ना। तो रोज आप लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि आपने यहां पर लिख ली है, वही कोई वहां पर आ गई तो प्रॉपर आप लिख के आ जाएंगे, है ना। तो आपको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है कि कुछ भी हो जाए मुझे लिखना ही है, पर डे 1.5 घंटे लिखना ही है और टाइम सेट करके लिखना है। एक टाइम डिसाइड कर लो कि भाई 1.5 घंटे का समय, ये दोपहर का समय, जैसे दोपहर में क्या होता है कि नींद आने लगती है, तो दोपहर के समय डिसाइड कर लो कि खाना ना खाएंगे और उस समय हम 1.5 घंटे लिखेंगे। तो आप 10 दिन अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे लिखना ही है जो भी है, फिर तो आप खुद ही जो है रेगुलर हो जाएंगे। 10 दिन आप रोज लिखो, फिर आप जो है इरेगुलर नहीं हो, है ना। और लिखना अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लिखने लग गए। अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसमें 2 मार्कर्स भी आपको लिखना है, 7 मार्कर्स भी लिखना है और 10 मार्कर्स भी लिखना है। तीनों की प्रैक्टिस करो। और यहां पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 6 दिन अलग अलग विषय पर लिखो। 6 दिन जो है आपको संडे फ्री रखो, संडे में मत लिखो 6 दिन, है ना। जैसे मान लीजिए आज हमने हिस्ट्री लिख लिया तो कल आप सोशियोलॉजी लिखो 1.5 घंटे, फिर आप साइंस लिखो, फिर आप एथिक्स लिखो, फिर इकोनॉमी लिखो, है ना। ऐसे 6 दिन जो है 6 अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के लिखो। या ऐसा भी कर सकते हैं, मिक्स भी लिख सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर है तो फर्स्ट पेपर के दोनों पार्ट उठा लो, कुछ 3 मार्कर ले लो पॉलिटी के, कुछ 3 मार्कर सोशियोलॉजी के ले लो, कुछ 7 मार्कर पॉलिटी सोशियोलॉजी के लिए, ऐसा करें। ऐसा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे, पर लिखो, लिखना ही है।
मैं कहता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने रेगुलर आज से या कल से रेगुलर लिखा एग्जाम तक और उस समय 3-3 घंटे लिखे एग्जाम के समय, तो उसको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते उसके पास कंटेंट अच्छा हो। कंटेंट भी होना जरूरी है ना, कंटेंट अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, रिवीजन उसका प्रॉपर है और सिनॉप्सिस बनी हुई है और प्रैक्टिस कर रहा है। इन सभी चीजों को अगर वो फॉलो कर रहा है तो मैं समझता हूं कि उसको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता, गारंटी है। और ये गारंटी ऐसे नहीं दे रहा हूं, बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हो रहे हैं, ऐसा करने वाले बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। जो भी लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं, मैंने जिनको गाइड किया है, लगातार गाइड कर रहा हूं, जो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये मतलब प्रूफ हो गई ये बात, ऐसा नहीं है, मतलब ये कोई अनुमानित नहीं है, ये प्रूफ है, ऑथेंटिक चीज है कि जिन्होंने ऐसा किया है, जो मैं बता रहा हूं, उसका सिलेक्शन श्योर हुआ, पोस्ट लेके बैठे हुए और अच्छी पोस्ट लेके बैठे हुए। सिमी यादव को लगातार मैं यही समझाता था, लेकिन लगातार उसने फॉलो किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर बनी है और सेकेंड अटेम्प्ट में भी डिप्टी कलेक्टर। कोरोना के समय में उसने बहुत लिखा, लगातार फोन पर बात होती थी, लगातार बोलता था आप लिखो, लगातार लिखा उसने। हालांकि टाइम मिल गया था, अच्छा मिल गया था कोरोना के कारण, लेकिन मेहनत लगातार की, रोज लिखे, रोज बहुत। तो आप सोचो उसका रिजल्ट है ना। तो अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के तरीके भी होते हैं, मतलब वही मैंने बताया कि आप कुछ भी ऐसे लिखेंगे, बिना टाइम सेट किए लिखेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखो, रोज लिखो, 1.5 घंटे लिखो, अच्छे क्वेश्चन लिखो, अलग अलग सब्जेक्ट के लिखो, तो आपको जो है पूरा सब्जेक्ट कवर हो, सारे पेपर आपके कवर होते रहेंगे। 6 दिन में आपको कितना हो जाएगा आप सोचो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और ये जो क्वेश्चन जैसे बताया कि पिछले पेपर में जो पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम उठा के लिख सकते हैं, खुद जो है पेपर बना सकते हैं हम, फटाफट देख लो, उस टॉपिक से 2-3 टॉपिक ले लो, उनसे जो है पेपर बना लो 1.5 घंटे का और उसको लिखो। या पुराना किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर भी ले सकते हैं अगर अच्छा है तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, कभी पता चला कि बहुत उटपटांग उसमें क्वेश्चन है, वो आपसे नहीं बने तो दिक्कत भी हो सकती है, आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। अच्छा पेपर अगर किसी इंस्टीट्यूट का है टेस्ट सीरीज का, तो उसको जो है आप ले करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 1.5 घंटे, तो वो भी हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको भी आपको जो है सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर पेपर में कुछ ना कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं जो एनालिटिकल होते हैं, तो उनकी सोच आपको डेवलप करना है। हालांकि क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन एनालिटिकल है तो एक सीधा सीधा आता है, तो बच्चे उसको ना उठा के सीधे सीधे क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो हो जाता है उनका काम। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, पता चला कि दोनों ही क्वेश्चन ऐसे आ गए, फिर आप क्या करेंगे, एक तो लिखना पड़ेगा। तो आपको वैसी अप्रोच डेवलप करना पड़ेगी, एनालिटिकल क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करना है, तो उनको उनकी एक अप्रोच आपकी डेवलप होनी चाहिए, है ना। तो उस तरह की तैयारी आपको होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि 15-20 दिन पहले 3-3 घंटे की प्रैक्टिस आपको करना है, मतलब ये प्रैक्टिस एकदम नजदीक आके नहीं करना है। पता चला कि आप 5 दिन पहले ऐसे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कम से कम 15 से 20 दिन पहले एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले जो है आपको इस तरह के 3-3 घंटे के पेपर सॉल्व करना है लगातार। और आप अगर उसी समय में करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। उसी समय मतलब आपको 10 बजे से होता है ना पेपर, 10 बजे से होता है, तो 10 से 1 बजे के समय में जो है आप अगर लिखेंगे 3 घंटे तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना। और उसी तरह का पेपर जो है, जिस तरह के पेपर आ रहे हैं वैसा पेपर बना के या किसी से लेकर के और उसको 3-3 घंटे, मतलब रोज, जैसे एक दिन हमने फर्स्ट पेपर ले लिया,
फिर सेकेंड पेपर दूसरे दिन, तीसरे दिन थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, हिंदी, निबंध, इस तरीके से 6 दिन हमें वैसे दे लेंगे। तो वहां पर जब आप लिखेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से वही मैंने लिखा है कि ऑटो पैटर्न जो है आपको पेपर सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये घातक हो जाता है। आपने कोई ऐसा पेपर उठा लिया, उस तरह क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, बहुत उटपटांग क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, तो वो पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम के समय। एक मैंने वीडियो सिनॉप्सिस का भी बनाया था, एक निबंध का बनाया था, एक सिनॉप्सिस का भी बनाया था कि सिनॉप्सिस कैसे बनानी चाहिए। यहां तो खैर मैंने सिनॉप्सिस क्या है थोड़ा बहुत बताया है, वहां पर पूरा एक वीडियो सिनॉप्सिस का था कि सिनॉप्सिस क्या होती है, सिनॉप्सिस कैसे बनानी चाहिए, इसका क्या इंपैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है ना, तो वो पूरा मैंने बताया था। इसमें तो हल्का सा ही मैंने बताया। सिनॉप्सिस एक्चुअली होती क्या है, सिनॉप्सिस मेंस की बेहतर तैयारी का आधार है ना। अगर मेंस की आपको बेहतर तैयारी करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, तो सिनॉप्सिस होना जरूरी है। बिना सिनॉप्सिस के मेंस की तैयारी सही नहीं होती, या उसका निकालना उसको बहुत मुश्किल होता है। जितने भी टॉपर हैं, आप टॉपर से पूछेंगे तो आप वही बताएंगे हमने सिनॉप्सिस बनाई थी। सिनॉप्सिस क्या होती है, सिनॉप्सिस एक तरीके से क्या है, जो पिक्चर होती है, पिक्चर का एक ट्रेलर तरीके से होता है ना। जो पिक्चर होती है ना, उसका ट्रेलर होता है। हम ट्रेलर देख करके पिक्चर का अंदाजा लगा लेते हैं, वही पिक्चर ऐसी होगी, तो वैसी सिनॉप्सिस होती है। मतलब एक पेज है, एक पेज के कंटेंट को हम 2-3 लाइन में समराइज कर लेते हैं, वो सिनॉप्सिस। लेकिन सिनॉप्सिस कई मार्केट में बच्चे सिनॉप्सिस दूसरी की लेकर के पढ़ते हैं, बोले वो सिनॉप्सिस वहां पर वो सर दे रहे हैं, सिनॉप्सिस उनकी हमने लेकर के पढ़ी है। तो सिनॉप्सिस किसी दूसरे की आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसने अपने समझ से बनाई है। हर व्यक्ति की अलग अलग समझ होती है, हर व्यक्ति का अलग अलग नॉलेज होता है, उस हिसाब से सिनॉप्सिस बनाई जाती है ना। और सिनॉप्सिस आप सोचिए कि पहली बार में सिनॉप्सिस बना ले, तो सिनॉप्सिस पहली बार में बन ही नहीं सकती है ना। सिनॉप्सिस में वो चीजें लिखी जाती हैं जो हमें टफ लगती हैं, हमें भूल रही है, की पॉइंट जो होते हैं। मतलब एक वर्ड हमने पकड़ लिया, उस वर्ड के आधार पर हमें पूरा पैराग्राफ दिमाग में आ जाता है। ऐसे की पॉइंट्स, की वर्ड्स हमें सिनॉप्सिस में लिखने होते हैं, समझ रहे हैं ना। एक वर्ड हमने ले लिया, उस वर्ड के बेस पर हमें पूरा याद आ जाता है, यानी पूरी पिक्चर जो है हमें याद आ जाती है उसके बेस पर। तो ऐसी सिनॉप्सिस बनती है। तो उससे क्या होता है कि एग्जाम के समय हमें जो है इजी हो जाता है उसे रिवाइज करना ना। कुछ ऐसे ईयर होते हैं, कुछ ऐसी डेट होती है जो हम पे भूल जाती है, बार बार हम भूल रहे हैं, तो हम सिनॉप्सिस में लिख लेते हैं। कुछ ऐसे नाम होते हैं, कुछ ऐसे डेटा, इकोनॉमी में जैसे डेटा होते हैं, है ना, तो उन सभी को जो है हम सिनॉप्सिस में लिख लेते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, डायग्राम बना करके व्यवस्थित तरीके से हम लिख लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बस उसी को रिवाइज कर लो तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है लगातार ही होता है। अभी तो फिर भी सही है, हम लोग जब एग्जाम देते थे तो दोनों टाइम पेपर होते थे। जैसे जीएस के 2 पेपर होते हैं, तो सुबह शाम होते, मतलब 8 से 11 और 2 से 5, मतलब 6 घंटे लिखना पड़ता, एक दिन में 6 घंटे लिखना पड़ता है। अभी तो आप लोगों को 3 घंटे लिखना है एक दिन, हम लोग 6 घंटे लिखते थे, है ना। 3-3 घंटे के 2 पेपर होते। जैसे अब सब्जेक्ट चलता था तो सब्जेक्ट के दोनों पेपर एक ही दिन में होते थे, एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर, 2 सब्जेक्ट होते थे, तो लगातार कई में उसमें तो गैप ही नहीं होते थे। कई ऐसे सब्जेक्ट होते थे उसमें लगातार ही, मतलब पेपर जो होते लगातार उसको देना होता, 6-6 घंटे लिख करके देना होता। हिंदी का रहता था तो हिंदी का तो खैर 3 ही घंटे रहता था। बाकी जो पेपर होते थे, जीएस के 2 पेपर, सब्जेक्ट के 2-2 पेपर, यानी 7 पेपर होते थे पहले। तो 7 पेपर में जीएस का 1 पेपर छोड़ दें, बाकी सब 6-6 घंटे के पेपर होते, 3-3 घंटे। तो अभी तो फिर भी 3 घंटे आपको एक दिन में लिखना है, तो आपके पास समय 5-6 घंटे ही रहता है। जैसे आप 1 बजे फ्री हुए, आप घर आते आते आपको 2 बज जाएंगे, 1 घंटे और रेस्ट के ले लो, 3 बज गए,
अब 3 बजे से आप पढ़ने बैठे, लगभग 11-12 बजे तक आपको पढ़ना है, क्योंकि 12 बजे आपको सोना पड़ेगा क्योंकि फिर एग्जाम देने जाना है। तो उस बीच में आपके पास समय कितना है? 6 से 7 घंटे का समय है, क्योंकि बीच में भी खाना आना आपको खाना पड़ेगा, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। तो 6 से 7 घंटे का आपके पास समय बचता है। तो 6 से 7 घंटे में दोनों पेपर यानी 10 यूनिट आपको रिवाइज करना है। दोनों पार्ट की, एक पेपर में 2 पार्ट होते हैं, 10 यूनिट होती है, तो उसको आपको रिवाइज करना है। तो वो कैसे रिवाइज होगा? वो सिनॉप्सिस के जरिए रिवाइज होगा। अगर आपने प्रॉपर सिनॉप्सिस नहीं बनाई है तो आप जो है उसको रिवाइज ही नहीं कर सकते बिना उसके, है ना। और अगर आपने रिवाइज नहीं किया है पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस, तो आप वहां पर लिख ही नहीं पाएंगे। जो जरूरी चीज है वही नहीं लिख पाते हैं तो नंबर कहां से मिलेंगे? क्योंकि फैक्ट तो भूल ही जाते हैं ना। अगर आपने, जैसे कल पेपर आपका होना है, आज वो चीजें आपने रिवाइज कर ली है, नजरों से गुजार ली हैं, तो आपको फिर याद रहेंगी और वहां पर आप आराम से लिख के आ जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सिनॉप्सिस की वजह से ही संभव है। बिना सिनॉप्सिस के जो है आप डीप फैक्ट, डायरेक्ट फैक्ट, आंकड़े, अनुच्छेद, हेडिंग्स वगैरह आप याद नहीं रख पाएंगे। आधी अधूरी याद रहेंगी, टूटी फूटी याद रहेंगी, और आप आधा अधूरा लिख के आएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सिनॉप्सिस जो है इसके लिए बहुत जरूरी है ना। ये सभी चीजें आपको सिनॉप्सिस में मिली, जितने भी की पॉइंट्स है आप सिनॉप्सिस में तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सिनॉप्सिस आप बनाएं, लेकिन आप सिनॉप्सिस कब बनाएंगे? रिवीजन के समय बनाएं। आपने 1-2 बार चीजें पढ़ ली हैं, पढ़ने के बाद आपको पता चल गया है कि यार ये चीज मैं भूल रही हूं, उसी को आपको सिनॉप्सिस में लिखना है। आप सोचिए कि फर्स्ट टाइम हम पढ़ते जाएं, सिनॉप्सिस बना जाए तो संभव नहीं। कम से कम 2 बार आपको चीज पढ़ना पड़ेगी, फिर आप सिनॉप्सिस बना पाएंगे। और कई बच्चे क्या करते हैं कि सिनॉप्सिस एक तरीके से नोट जैसे ही उनके हो जाते हैं। बोले सर हमने सिनॉप्सिस बनाना को स्टार्ट किया, लेकिन वो फिर वो ज्यादा मैटर हो गया, तो एक तरीके से नोट्स ही हो गए, तो मतलब फिर क्या। तो सिनॉप्सिस भी ऐसी होनी चाहिए जो एकदम शॉर्ट में हो, बहुत शॉर्ट में होनी चाहिए। हाँ, नोट्स से अलग है नोट्स तो अलग है। नोट्स में तो मैक्सिमम चीजें रहती है, सिनॉप्सिस में बहुत कम चीजें रहती है। हाँ, एग्जाम के लिए तो एग्जाम के दौरान ही उनको पढ़ना है। अभी तो हमें पूरा पढ़ना है। एग्जाम के समय जो है, एग्जाम जैसे चल रहे हैं, तो हम सिनॉप्सिस ही उनको रिवाइज करते हैं, क्योंकि 10 यूनिट जो है आप पूरी रिवाइज नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी छूट जाएंगे आपकी। तो एग्जाम के दौरान के उसके लिए रिवीजन के लिए ही सिनॉप्सिस बनाई जाती है। अभी तो आपको पूरा ही पढ़ना है, अभी थोड़ी, उस समय के लिए जरूरी रहती है। अभी से आप अगर सिनॉप्सिस से पढ़ेंगे तो फिर वो कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना। अभी तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना अच्छे से, और साथ सिनॉप्सिस बनाते जाओ। जो आपको टफ लग रहा है कि ये मैं भूल जाऊंगी, तो उसको जो है नोट करते जाओ, हेडिंग नोट कर लो, क्योंकि हेडिंग ही मेन रहती है। उसमें फिर जो डिस्क्रिप्शन है वो तो वैसे भी आप कर लेते हैं, याद रहता है, ठीक है। तो ये सिनॉप्सिस का खास ये की पॉइंट्स मैंने बताए कि ये सिनॉप्सिस में आपको मेंशन करने होते हैं। सिनॉप्सिस से ये लिखा है कि सिनॉप्सिस से रिवीजन अच्छा हो जाता है, हमें जो डीप फैक्ट हैं, आंकड़े वगैरह याद रहते हैं, और उनको हम जो है एग्जाम में आसानी से लिख पाते हैं और हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर हम डीप फैक्ट या जरूरी जो फैक्ट हैं वो हम नहीं अगर लिख पा रहे हैं अपने आंसर में, तो हमें मार्क्स नहीं मिलते। तो सिनॉप्सिस के जरिए ही ये चीजें संभव हमारे लिए हो पाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है कि क्या क्या एग्जाम के समय आपको ध्यान रखना है, किस तरह की तैयारी करना है, क्या रणनीति आपको रखनी है एग्जाम की तैयारी के लिए, मेंस की तैयारी के लिए। अब हम यहाँ पर 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स में क्या क्या किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है, तो इस पर हम बात करेंगे। कल हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ज्यादा समय हो गया है, तो कल मैं इसको करूंगा। तो ये 2 मार्कर्स का पोर्शन कंप्लीट करके कुछ 7 मार्कर्स ले लेंगे, फिर एक दिन में 7 मार्कर्स जो बचा हुआ है वो 10 मार्कर्स वो भी कंप्लीट कर देंगे। यानी 2 दिन में हमें 2 मार्कर्स
7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स में रणनीति क्या होनी चाहिए लिखने की, वो हम उस पर चर्चा करेंगे। हाँ इसमें लिखा है मतलब ये 4 लाइन दी गई 24 वाले। हाँ हाँ तो सर जैसे 20 रखते हैं वो लगभग 2 लाइन में आ जाएंगे। हाँ, मतलब उन्होंने क्या ज्यादा दिया है, तो मैंने वो भी लिखा है कि इतना स्पेस दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा भरना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, हुए भी हैं। सर क्वेश्चन ये था कि ज्यादा लिखने वाला को मतलब ज्यादा मार्क्स देते हैं एग्जाम में? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी जो फैक्ट है वो आपको लिखना है। जैसे सर 22 वाले पेज में तो उन्होंने मतलब ज्यादा स्पेस दे दिया था मॉड्यूल में। हाँ, वो तो देखो, अब वो स्पेस अपने हिसाब से देते हैं। 20 वर्ड्स उसने पूछा है, तो 20 वर्ड्स में आपको अपना कंटेंट लिखना है ना। वो स्पेस ज्यादा दे रहे हैं वो, लेकिन उस स्पेस को पूरा भरना जरूरी नहीं है। नहीं पड़ता है। अब हाँ, 22 में क्या किया था उन्होंने, आधे पेज की बजाय पूरा पेज दे दिया, तो उसमें कई बच्चे पूरा पूरा लिख करके आए और उनके क्या है क्वेश्चन छूट गए, तो उससे लॉस हो गया ना भाई। उन्होंने पूरा पेज दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा लिखना है। उसमें जो वर्ड लिमिट दी है, वर्ड लिमिट का पालन करना है, आपको फॉलो करना है। यहां पर भी यही है, 20 वर्ड्स दिया हुआ है, तो 20 वर्ड्स आपको लिखना है। 2 लाइन में हो रहा है, 3 लाइन में हो रहा है, इससे क्या, 4 लाइन पूरी भरना जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ना। कई बच्चे क्या सोचते हैं, अरे वो खाली रहेगी तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी रहती है, अभी मैं 2 मार्क्स में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां पर आपको ध्यान रखना है, किस तरह से लिखना है, क्या बच्चे करते हैं, क्या गलती करते हैं, उस पर हम बात कल करेंगे इसी समय।